हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे जल संसाधन। क्या देखेंगे? जल संसाधन। इस जल संसाधन के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। कितना? 3/4 जो है धरातल में जल में ढका हुआ है। और बहुत कम प्रयोग लाने वाले अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। और यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भूमंडल जो कि भौम जल के रूप में प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल चक्रीय गतिशील रहता है और उसे नवीकरण सुनिश्चित होता है। मतलब जो पानी जो सिरकता है, यानी कि सारा जल चक्र गतिशील रहता है, मतलब उसका जो सार्केल है ये चलता रहता है, जिसमें जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देश और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। यानी कि इतना जल रहने के बावजूद भी हम लोग को पानी की जो समस्या है ये क्यों हो रहा है। ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है कि 2025-20 तक जो करोड़ों लोग जल की निजात में वो लोग क्या होंगे? भोगते रहेंगे। और उसका जो कमी है वो उन लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जल का विशाल भंडार, इसके नवीकरण योग्य गुणों को होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी को, जो जल की कमी है, इस कमी को हम लोग कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही जल की वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आ जाता है। जब भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इस चीज़ का जो क्षेत्र है ये हम लोग को आ जाता है। जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए वो लोग क्या करते थे? लंबा रास्ता तय करनी पड़ती थी और पनिहारियों के चित्र विचित्र हो जाते हैं। और यह सच है कि वर्षा, वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता के ऊपर निर्भर होती थी। ठीक, अब देखिए, समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता भी पाई जाती है, परंतु अधिकता जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समय के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण ही ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब अत्यधिक हम लोग प्रयोग करते हैं और अति शोषण, मतलब जल का जो रिसाव है ये बहुत ज़्यादा है और इसीलिए यह असमान हम लोग को वितरण देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हाँ, ऐसा तो होता है। जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है लेकिन वहाँ जो पानी की समस्या है ये है। हमारे कोई शहर इसके उदाहरण है। जैसे अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और इसके असमान जो वितरण है ये है। ठीक है, ये आप लोगों को दर्शाता है। देखिए, यहाँ एक मटका लेकर बहुत दूर से पानी लेकर आ रहा है ये महिलाएं, तो ये चीज़ हम लोग को दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए पानी ही पानी हम लोग को दिख रहा है, तो ये समस्या हम लोग को है। ठीक है, अब देखिए,
वितरण का जो निर्माण होता है उसके आधार पर हम लोग का परिणाम हो सकता है कि जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। जब हम लोग काम करते हैं, घर में रहते हैं, तो अनाज उगाने के लिए भी हम लोग को चाहिए और घर का काम के लिए तो हम लोग को चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अतिशोषण करने पर ही सिंचित क्षेत्र में यह बढ़ाया जा सकता है और यह शुष्क क्षेत्रों में भी हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलता है। तो जो शुष्क जो ऋतु में भी खेती की जा सकती है और सिंचित कृषि में जल का सबसे बड़ा ज़्यादा उपयोग होता है और शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। क्रांति लाने की आवश्यकता का मतलब होता है यानी कि जिस तरह से चल रहा है इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को डेवलप करना है, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलप करना है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कुछ चित्र आप लोग को दिख रहा है, कि कितना सारा लाइन में यानी कि कतार में खड़े हुए हैं महिलाएं लोग पानी के लिए। तो इस जगह में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, अपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों से जो किसान है वो लोग खेत पर अपने निजी कुएं एवं नलकूप से जिनसे वो लोग क्या करते थे, सिंचाई करते हैं और वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अभी ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोगों को कि बहुत सारे ऐसे किसान है जो अपने खेत में लोग कुआं बना रहा है और कुआं के जरिए सिंचाई कर रहा है, परंतु अपने सोचा कि यह इसका परिणाम क्या हो सकता है और इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है। हाँ, ये सही बात है। जब हम लोग उसके ज़रिए इसको पानी को ज़्यादा उठाएंगे तो हमारा जो भूमि जल स्तर है ये गिर सकता है। लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हाँ, ये सही बात है। जब इस तरह से पानी को हम लोग ज़्यादा बर्बाद करेंगे, उसका जो व्यवहार है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, तो हम लोगों का पानी का जो समस्या है, ये भोजन सुरक्षा, ये सभी चीज़ के लिए खतरा हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुआ है। जो स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में बहुत सारा औद्योगिकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, मतलब नया नया उद्योग का निर्माण हुआ है, नया नया शहर का गठन हुआ है। इस तरह से आजकल हर जगह में बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि MNCs अब बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई है, यानी कि चारों तरफ इस रूप से बांटे हुए हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जब ये उद्योग बढ़ रहा है तो हमारे आसपास जो अलवणीय जल है संसाधन पर दबाव जो है बढ़ रहा है, मतलब वही पानी का लोग बिना लवण युक्त जल जो है उसी का उपयोग लोग करते हैं, तो उसका स्वाभाविक है कम होना। उद्योगों में अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। हाँ, ये सही है कि उसको चलाने के लिए हम लोग को ऊर्जा भी होना ज़रूरी है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है और इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। मतलब जो आवश्यकता जो है बढ़ी है वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग का जो समस्या है ये समस्या भी हम लोग के ऊपर गंभीर रूप से आई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालते हैं तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। ऐसा बहुत सारा हम लोग अगर नज़र डालेंगे तो पाएंगे हम लोग कि उसके अंदर जल की आपूर्ति के लिए नलकूप का स्थापना वो लोग किया है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधन की अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। ये तो स्वाभाविक है कि जल संसाधन की अति शोषण के लिए ये कमी हो रहा है। ठीक है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें कि लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है। हाँ, लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन तो है ही, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। बहुत सारा जल संसाधन के लिए जल है, लेकिन इसमें फिर भी पानी की जो कमी है ये हम लोग को दिख रहा है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रचुर उर्वरता, दूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक जो है साबित हो रहा है। मतलब ज़्यादा कीटनाशक हम लोग खेत खलिहान में डालेंगे, ज़्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग के ऊपर अपशिष्ट जल जो है ये चीज़ पानी में बह के जो है समुद्र में जा रहा है, नदी का पानी दूषित हो रहा है। इस तरह से हम लोग का जो प्रयुक्त उर्वरता है उसकी भी हम लोगों की समस्या हो रही है। अब देखिए, अब देखेंगे हम लोग अपने अनुभव पर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं और खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन की क्रियाओं को निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों की भी जो कि निम्नीकृत जो है डिग्रेडेशंस होने की बचाई जाए और जल की संसाधन के अतिशोषण यानी कि इसका जो निम्नीकृत है ना, तो इसका जो कुप्रबंध है और इससे यह संसाधन का जो ह्रास हो सकता है, ये जो पारिस्थितिकी संकट समस्या पैदा हो सकती है। इसमें पारिस्थितिकी का जो समस्या है ये इसका संकट हम लोग के अंदर हम लोग देखने को मिलता है। उसके बाद जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव जो है ये आ सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं क्या है, समन्वित जल संसाधन क्या है, ये चीज़ें हम लोग अभी जानेंगे। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज इनकी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों का हम लोग तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियों हम लोग बनाते थे। यानी कि पानी जब आते थे तो वहाँ हम लोग इस तरीके से उसको इकट्ठा करते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। मान लीजिए एक नदी इधर से इस तरह से आ गया तो पानी बह के जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक ठो बांध बना देंगे, मेड़ बना देंगे, तो यहाँ क्या होगा, पानी का इकट्ठा हम लोग को हो जाएगा और इसके चलते हम लोग इधर इधर दोनों साइड पानी ले जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बांध क्या है और हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदी और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में इसे खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। जो हमने बोले ना अभी कि एक बांध बनाने के बाद दोनों तरफ, जिसको हम लोग कैनेल बोलते हैं, उसमें पानी इधर उधर ले जाते थे।
आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक में उपयोग लोग करते हैं। और जल की आपूर्ति में बाढ़ नियंत्रण भी होता है, मनोरंजन भी होता है। इसकी आंतरिक जो नौचालन है, नौचालन का मतलब नौका चलाना जो होता है वही, और मछली पालन भी पानी के द्वारा ही होता है। इसलिए बांधों को बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी कहा जाता है। जो बहुउद्देश्य परियोजना है यहाँ तक उसका आंसर होगा, ठीक है। जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर संतुलित ब्यास बेसिन, भाखड़ा, नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। और इस प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुद परियोजनाएं जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र का समन्वय किया है, ठीक है। बाढ़ जब पानी इधर पूरा फैल जाता है तो पानी फैलने के बाद क्या होता है, बाढ़ सा आ जाता है, तो वहाँ हम लोग अगर इस तरह से कुछ करेंगे तो बाढ़ जो है नहीं आएगा। उसमें पानी को हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन उपलब्ध उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में बनी बांधों को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद हम लोग को बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं है, यानी कि जल को इधर उधर ले जाने की जो बात कही गई है, ये बांध के द्वारा हो, केलन के द्वारा हो, वगैरह वगैरह नहर के द्वारा हो, तो ये इसमें बहुत सारा कार्य किया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। उसने क्या कहा गया, आधुनिक भारत में वो बांध को मंदिर कहा गया है, भारत के मंदिर, ताकि इस मंदिर से ही तो हम लोग को सब कुछ मिलता है। तो बांध में पानी नहीं होगा तो हम लोग को कैसे खाना वगैरह चीज़ मिलेगा। उसका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीकरण अर्थव्यवस्था और समन्वित रूप से विकास करेगी। यानी कि तीनों चारों चीज़ जो है ये अच्छे से विकास हो पाएगा। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कोई कारणों से परिनिक्षीकरण और विरोधियों का जो विषय है ये बन गया है। अब हम लोग देखेंगे की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों, कीटनाशक जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। जब पानी में दूषण होगा तो विभिन्न प्रकार का जो समस्याएं हैं ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। वर्षा जल संग्रहण, जो इस प्रकार वर्षा जल को हम लोग संग्रह करेंगे तो हम लोग का बहुत सारा काम जो है आने वाले हैं इस जल से। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों को चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यर्थ विकल्प हो सकता है। और प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी हम लोग को पाए जाते हैं और लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुण के बारे में गहरा ज्ञान था और उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल और नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेकों तरीकों विकसित कर लिए थे। यानी कि इतने सारे रूप से हम लोग पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम लोग रख सकते हैं। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का गुल अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, गुल अर्थव्यवस्था जो है, गुल अथवा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा इधर लिया ही नहीं गया है तो ठीक है, आप लोग किताब से उसको देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा हुआ है। और बस आज के लिए हम लोग यही तक देखने वाले हैं। और जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। तो
एक लाइक एक शेयर आप लोग ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत